बच्चों नमस्कार। द हेरिटेज ऑफ इंडिया चैप्टर बच्चों में आपको पढ़ा रहा था और इसमें जो पहला वाला पेज है माने पेज नंबर 14, उसके ऊपर पहला दूसरा पैराग्राफ तो हो गया था कंप्लीट, और जो तीसरा पैराग्राफ है उसकी कुछ लाइंस मैंने आपको बताई थी, कुछ बाकी हैं, सुनना। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज ऐसे भारतीय बिल्कुल नहीं है। फ्यू का मतलब होता है नहीं है, नो। फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नो, लगभग नहीं। टुडे देयर आर ऑलमोस्ट नो इंडियंस, यानी आज लगभग ऐसा कोई भारतीय नहीं है, या आज लगभग ऐसे कोई भारतीय नहीं है। व्हाटएवर देयर क्रीड मे बी, अंडरस्टूड है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। व्हाटएवर देयर क्रीड मे बी, उनका क्रीड चाहे कोई सा भी क्यों ना हो। क्रीड माने क्या होता है बच्चों? उनका वर्ग, सेक्ट, SECT, सेक्ट माने भी वर्ग या समुदाय होता है। CLASS, क्लास, क्लास का मतलब भी वर्ग या समुदाय होता है। कम्युनिटी, COMMUNITY, कम्युनिटी का मतलब भी वर्ग या समुदाय होता है। और ये जो वर्ड लिखा हुआ क्रीड, इसका मीनिंग होता है वर्ग या समुदाय। व्हाटएवर देयर क्रीड में भी, चाहे उनका क्रीड कोई सा भी क्यों न रहा हो, चाहे उनका वर्ग कोई सा भी क्यों न रहा हो, परंतु आज लगभग ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है हु डू नॉट, या आज लगभग ऐसे कोई हिंदुस्तानी नहीं है हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशिएंट कल्चर, जो अपनी प्राचीन संस्कृति का सिंहावलोकन बड़े गर्व के साथ नहीं करते हैं। जो अपनी प्राचीन संस्कृति का सिंहावलोकन बड़े गर्व के साथ नहीं करते हैं। बच्चों मैंने बताया था सिंहावलोकन का मतलब टू लुक बैक, पीछे की ओर देखने को सिंहावलोकन कहते हैं, हिंदी का शब्द है। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और आज लगभग ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और आज लगभग कोई भी ऐसे बुद्धिमान, आज लगभग ऐसे कोई भी बुद्धिमान भारतीय नहीं है हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस, जो त्यागने के लिए तैयार नहीं है, इच्छुक नहीं है। वो आर नॉट विलिंग, जो इच्छुक नहीं है, टू गिव अप, जो त्यागने के लिए, जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। सम ऑफ इट्स इफेक्ट एलिमेंट्स, कुछ आडंबरपूर्ण तत्व जो हमारी संस्कृति में आ गए हैं। सम ऑफ द इफेक्ट्स और ऑस्टेंटेशियस एलिमेंट्स ऑफ आवर कल्चर, हमारी संस्कृति के अंदर आ गए हैं कुछ आडंबरपूर्ण तत्व, कुछ दिखावटी तत्व जो आ गए हैं। उन तत्वों को हमारी संस्कृति से बाहर निकाल कर फेंक देने के लिए जो है अधिकांश बुद्धिमान भारतीय तैयार हैं। लगभग आज ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है, ऐसा कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान भारतीय ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि नहीं साहब हमारी संस्कृति की बुराइयां हैं और हम तो इन बुराइयों को साथ करके चलेंगे। यानी अब लोग लकीर के फकीर नहीं रहे हैं, अब लोग लकीर के फकीर नहीं रहे। पीपल आर नॉट सुपरस्टिशियस दीज डेज। इन दिनों बच्चों लोग जो है वो अंधविश्वासी नहीं रहे हैं, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। लोग हर बात को विज्ञान और तर्क की कसौटी के ऊपर कसकर देखते हैं। एंड इफ दे फाउंड समथिंग ट्रू, और अगर वो किसी चीज को ट्रू पाते हैं, सही पाते हैं, देन ओनली दे एक्सेप्ट इट, केवल और केवल तभी वे उस बात को स्वीकार करते हैं। तो आज वो बात नहीं रही है जैसे कि पहले हुआ करती थी। नेक्स्ट देखेंगे। सो दैट, ताकि इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, ताकि हमारा हिंदुस्तान तरक्की कर सके, ताकि हमारा हिंदुस्तान प्रगति कर सके। इसलिए आज लगभग न के बराबर ऐसे हिंदुस्तानी हैं, या लगभग आज ऐसे हिंदुस्तानी कोई नहीं है हु आर नॉट विलिंग, हु आर नॉट रेडी टू गिव अप द इफेक्ट एलिमेंट्स ऑफ आवर कल्चर, जो हमारी संस्कृति के इफेक्ट एलिमेंट्स या हमारी संस्कृति के अंदर समाये हुए जो बुरे तत्व हैं, बैड एलिमेंट्स हैं, उनको गिव अप करने के लिए, उनको त्यागने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों की तादाद ना के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरीबडी इज रेडी टू गिव अप, एवरीबडी इज रेडी टू सैक्रिफाइस द इफेक्ट एलिमेंट्स ऑफ आवर कल्चर। इसका मतलब हर आदमी तैयार है हमारी संस्कृति के अंदर समाये हुए बुरे तत्वों का परित्याग करने के लिए। ये माना कि हमारी संस्कृति अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो ड्रॉबैक, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो डिफेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो इफेक्ट इन, देयर इज नो इफेक्ट एलिमेंट इन आवर कल्चर। मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये माना कि हमारी संस्कृति विश्व की सबसे उत्कृष्ट संस्कृति है, फिर भी कुछ बुराइयां तो आई जाती है, तो उन बुराइयों को त्यागने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं। ये बहुत बुरी बात है, हमें तैयार होना चाहिए। देयर मस्ट बी इलास्टिसिटी इन वंस पर्सनैलिटी, एक आदमी के व्यक्तित्व के अंदर लोच होनी चाहिए, ठीक है। आदमी की पर्सनैलिटी को डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक का मतलब होता है कि परिस्थितियों के अनुसार वन शुड बी एबल टू अडेप्ट वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। एक व्यक्ति को अपने आप को जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार ढालना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने आप को जो गुजरा हुआ काल है और जो आने वाला विज्ञान का काल है, उन दोनों के बीच में हार्मनी, उन दोनों के बीच में सामंजस्य, उन दोनों के बीच में समन्वय करके जीने की क्षमता को विकसित करना चाहिए।
ये क्या है, यही आपको क्या बनाती है, यही आपको बातों से अद्यतन बनाती है। इट मेक्स यू अपडेट विद द सर्कमस्टेंसेस, यही आपको परिस्थितियों से अपडेट करती है, अद्यतन। नेक्स्ट, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली यानी राजनीतिक रूप से तथा आर्थिक रूप से इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स। इंडिया इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, हिंदुस्तान कई समस्याओं का सामना कर रहा है, ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से भारत कई जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों की समस्याओं का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट फ्यूचर, और कोई भी आदमी विद सर्टेनिटी, और कोई भी आदमी निश्चितता के साथ में भारत के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। एंड देयर इज नोबडी, और ऐसा कोई नजमी नहीं है, नजमी ऐसा कोई भविष्यवाणी करता नहीं है, हु कैन फोरकास्ट, हु कैन प्रेडिक्ट अबाउट द डेफिनेट फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया, यानी हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, हमारा वतन है हिंदुस्तान, उसका क्या भविष्य होगा, उसके बारे में ठीक ठीक भविष्यवाणी करने वाला तो कोई नहीं है। कोई भी उसके बारे में ठीक ठीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज देयर आर मेनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स which are constantly being faced by India, जिनका लगातार हिंदुस्तान के द्वारा सामना किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के अंदर ये बताओ, इन अनिश्चित परिस्थितियों के अंदर हम भारत के सुनिश्चित भविष्य की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, जब हालात ही बड़े ढुलमुल चल रहे हैं, जब हालात ही बड़े अनिश्चित चल रहे हैं। ऐसे में भारत की निश्चित भविष्य की परिकल्पना करना या भारत के निश्चित भविष्य की भविष्यवाणी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट देखना, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। और बच्चों समझ लीजिए कि फोरकास्ट का जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है, फोरकास्टेड कभी नहीं होता। फोरकास्ट FORE, फोर का मतलब पहले होता है, जैसे फोर फादर, जो हमारे पिताओं से पहले के पिता हैं, जो हमारे बड़गे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सॉरी पूर्वज हैं, एंसिस्टर्स, दे आर नोन एज फोर फादर्स, हम उनको फोर फादर्स कहते हैं। फोर का मतलब आगे का, चेहरे के सामने जो बाल आ जाते हैं उनको हम फोर लॉक कहते हैं। उसी तरीके से जानवर की आगे की जो टांगें होती है उनको हम फोर लेग कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये तो एक प्रकार का प्रेफिक्स है, यह तो एक प्रकार का उपसर्ग है, और अगर इसको किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है तो सामान्य तो उसका मीनिंग पहले वाला, पूर्व वाला वैसा वैसा निकलता है। नेक्स्ट, बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट दैट, परंतु ये प्रेडिक्ट करना, परंतु ये भविष्यवाणी करना तो बहुत सेफ है। सेफ का मतलब महफूज, सुरक्षित। परंतु यह भविष्यवाणी करना बहुत सुरक्षित है कि वॉट एवर द फ्यूचर में भी, कि हिंदुस्तान का भविष्य चाहे कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के जो हिंदुस्तानी लोग हैं, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग, वो ना समझ नहीं होंगे। परंतु यह भविष्यवाणी तो हम निश्चित तौर पे कर सकते हैं कि चाहे भारत का भविष्य कुछ भी हो, बट द पीपल ऑफ द कमिंग जनरेशंस ऑफ इंडिया, परंतु भारत की आने वाली पीढ़ी के जो बच्चे हैं, भारत की आने वाली पीढ़ी के जो लोग हैं, दे विल नॉट रिमेन अनकन्विंसिंग, वो अबूझ नहीं होंगे, वो अबूझ नहीं होंगे। एंड दे शैल बी सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, और साथ ही साथ जो है जो यूरोपियन लोग जो हैं, जो यूरोपवासी हैं, उनकी वो सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज नहीं होंगे। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है बच्चों आत्मचेतन, आत्मचेतन यानी स्वयं के बारे में जानने वाले। कॉपीज का मतलब क्या होता है, नकल। तो यूरोप ये जो लोग हैं, इतना तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत की आने वाली पीढ़ियों के जो लोग हैं, दे शैल नॉट बी अनकन्विंसिंग, वे जो है अनकन्विंसिंग नहीं होंगे, अबूझ नहीं होंगे। एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, और यूरोपवासी लोगों की सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज नहीं होंगे, अर्थात उनकी आत्म चेतन वाली जो नकल है वो नहीं होंगे। बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, बल्कि वे ऐसे लोग होंगे जिनकी जड़ें उनकी परंपरा के अंदर बहुत गहरे बैठी होगी। बट दे शैल बी द पीपल, बट दे शैल बी द मैन, परंतु वे ऐसे आदमी होंगे, कैसे आदमी होंगे, रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, जिनकी जड़ें उनकी संस्कृति के अंदर बहुत गहरे तक समाये होगी, वो ऐसे लोग होंगे। एंड अनअवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और वे अपनी कल्चर या अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में अनअवेयर या अनभिज्ञ नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? जो हिंदुस्तानी लोग, जो इतना तो पक्का है कि हम भारत के भविष्य के बारे में कुछ भविष्यवाणी करें न करें, या भारत का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा वैसा होगा, इसके बारे में हम ठीक से नहीं कह सकते हैं। पर इतना हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी के जो लोग हैं वो यूरोपवासियों की आत्मचेतन नकल नहीं होंगे, वो अनकन्विंसिंग माने अबूझ नहीं होंगे। और हम इतना भी कह सकते हैं कि वो जो है अपनी परंपराओं के अंदर उनकी जड़ें बहुत गहरी होगी, अपनी परंपराओं के अंदर उनकी जड़ें बहुत गहरी होगी। एंड दे शैल नॉट बी अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और ये भी याद रखो कि वो अपनी जो कल्चर है
उसकी कंटिन्यूटी यानी उनकी संस्कृति की जो सततता है, उनकी संस्कृति की जो निरंतरता है, उसके बारे में अवेयर होंगे, वो अनअवेयर नहीं होंगे। दे शैल बी अवेयर, उसके बारे में वो वाकिफ होंगे। नेक्स्ट बोलूं, आगे देखिए बच्चों, ऑलरेडी यानी पहले से ही, आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी पहले से ही, जबकि हिंदुस्तान को आजाद हुए भी केवल 7 साल हुए हैं। ये पाठ जब लिखा गया था तब की बात है। ऑलरेडी यानी पहले से ही, आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को बच्चों अंडरलाइन कीजिए। ये स्पेलिंग शुद्ध करो में पूछी जाती है, ये स्पेलिंग आपको अलग से लिखनी है, इसे याद करना है। इंडिपेंडेंस होता है, रेस्टोरेंट होता है, मिलेनियर होता है, ये कुछ ऐसी स्पेलिंग्स है बच्चों जिनको आपको अलग से दिमाग में बैठानी है, क्योंकि ये परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती है बाद में जब आप बड़े हो जाओगे। एंड व्हेन यू शैल अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तब आपको मेरी ये बातें याद आएगी। इसलिए मैं जो बोलता हूँ उन चीज़ों को आप जो है अच्छे से उनका अनुशीलन करने की कोशिश करें। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी पहले से ही आज़ादी के केवल 7 साल पश्चात, द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल डिनाइग्रेशन, the extremes of national denigration and fanatical cultural chauvinism are disappearing. देखो बच्चों, the extremes of national self denigration, the extremes of self national denigration and fanatical cultural chauvinism are disappearing. इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो हिंदुस्तान को आजाद हुए केवल 7 साल हुए हैं, और केवल अभी से ही क्या होने लगा, केवल अभी से ये होने लगा द एक्सट्रीम्स ऑफ, एक्सट्रीम का मतलब छोर होता है अंतिम, ठीक है, द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डिनाइग्रेशन, यानी जो भारत है उस भारत की जो मतलब क्या बोलते हैं सेल्फ डिनाइग्रेशन एंड फैनेटिकल कल्चरल चौविनिज्म, और साथ ही साथ उनका जो उन्मादपूर्ण, साथ ही साथ उनका जो उन्मादपूर्ण है, ये देखो बच्चों शब्द जो है FANATICAL, फैनेटिकल का मतलब होता है जिसमें एक प्रकार का उन्माद हो, और साथ में दिया हुआ कल्चरल चौविनिज्म, साथ में दिया हुआ कल्चरल चौविनिज्म। देखो बच्चों, ये जो चौविनिज्म शब्द है इसको आप यहाँ पीछे देखेंगे, इसमें इसको इसी प्रकार से समझाया हुआ है, इफेक्ट एलिमेंट है, ओके यू जस्ट सी इट, सेल्फ डिनाइग्रेशन एंड फैनेटिकल कल्चरल चौविनिज्म आर डिसअपीयरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद हुए केवल अभी 7 साल हुए हैं, और केवल इन्हीं परिस्थितियों के अंदर आप ये देख रहे हैं कि जो उन्मादपूर्ण सांस्कृतिक मोह है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मतलब लोगों के अंदर अपनी संस्कृति के प्रति जो उन्मादपूर्ण या जो कट्टर मोह होता है, तो इस प्रकार का जो मोह वो बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है। वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टेक्युलर फीट ऑफ सिंथेसिस। वी बिलीव दैट, इसका मतलब यह है कि बिलीव यानी विश्वास करना होता है, परंतु यहाँ ये बताया है कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं, वी कॉन्फेस इट, वी एक्सेप्ट इट, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग, इज इन द एक्ट। इन द एक्ट का मतलब होता है बच्चों ये किसी काम को करने में रत है, कोई काम करने में मशगूल है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी जो हिंदू सिविलाइजेशन है, हमारी जो भारत की संस्कृति है, इट इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग, इट इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग, यानी इस कार्य को निष्पादित करने के अंदर ये रत है। किस कार्य को निष्पादित करने में? इट्स मोस्ट स्पेक्टेक्युलर फीट, इसका सर्वाधिक जो भव्य कार्य है। FEAT फीट माने टास्क होता है, FEAT फीट। देखो बच्चों क्या शब्द है, ये है FEAT फीट, एक होता है WORK वर्क, और इसके आगे देखेंगे बच्चों एक होता है TASK टास्क, एक होता है बच्चों DEED डेड। ये जो है व्हाट आर दीज आर ऑल सिनोनिम्स, इन सब का मतलब कार्य होता है। फीट कहें आप, वर्क कहें आप, टास्क कहें आप, डीड कहें आप, इन सब का मीनिंग क्या होता है। और ठीक है, और आप इसको एक तरह से जो जॉब होता है वो भी कहते हैं, पर जॉब व्यवसाय के अर्थ में भी काम में आता है, इसलिए ये जो है इनको आप पर्यायवाची शब्द समझें। और देखो क्या क्या बताया इन्होंने, वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग, हम इस बात में यकीन करते हैं कि भारतीय संस्कृति है वो अपने कार्य को निष्पादित करने में रत है। इट्स मोस्ट स्पेक्टेक्युलर फीट, यानी इसका जो सर्वाधिक स्पेक्टेक्युलर यानी जो सर्वाधिक भव्य कार्य है, फीट माने कार्य ऑफ सिंथेसिस। मैंने बहुत पहले कहा कि भारत की संस्कृति यही तो सबसे बड़ी विशेषता है, ये कई बातों का सिंथेसिस, कई बातों को सिंथेसिस करने में, कई बातों का समन्वय करने में सक्षम होती है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो भारत की संस्कृति है इसके बारे में हम इस बात को मानते हैं कि यह
अपना जो सिंथेसिस करने का, अपना जो संश्लेषण करने का, या अपना जो विभिन्न कार्यों का समन्वय करने का इसका जो कार्य है, ये उस कार्य के अंदर रत है, ये उस कार्य में रत है। रत का मतलब उस कार्य में लगी हुई है, उस कार्य में लगी हुई है। देखो बच्चों, आज क्या है, इन द पास्ट यानी अतीत काल में, इट इज रिसीव्ड, इसने ग्रहण किया है, किसने, हमारी जो इंडिया की कल्चर है उसने ग्रहण किया है। अडेप्टेड, इसने बातों को अनुकूलित किया है, और क्या किया है, एंड डाइजेस्टेड, और इसने आत्मसात किया है, इसने पचा लिया है, हजम कर लिया है एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स। और इसने अतीत काल में क्या है कि जो मैनी एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स यानी अनेक अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उनके तत्वों को इसने ग्रहण किया है, उनके अच्छे तत्वों को इसने अनुकूलित किया, अपने अनुसार ढाला, मॉडिफाई किया है, एंड देन डाइजेस्टेड, और उसके बाद में इसने क्या किया है, उन सबको जो है आत्मसात कर लिया है। जैसे कौन कौन सी संस्कृति आई, जैसे इंडो यूरोपियन है, यानी हिंद यूरोपी। आगे देखो कौन से, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसी तरीके से ईरान की सभ्यता, ग्रीक यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, सिथियन, तुर्किश, पर्शियन यानी फारस की सभ्यता, फारस बच्चों जो है ये अपने ईरान इराक है, इस पार्ट को कहते हैं, एंड अरब, और जो अरब की सभ्यता है। तो मैंने बताया नहीं, ये कई लोग आए, कई लोगों ने जो है हमारे ऊपर मतलब इस देश के ऊपर आक्रमण किया और इस देश को लूटने की कोशिश की, परंतु इस देश की संस्कृति, यही खास बात थी, इस देश की कल्चर की जो शम्मा है वो इन तूफानों के अंदर बिल्कुल नहीं बुझ पाई, वो बदस्तूर जलती रही। और उसने ये किया कि इन संस्कृतियों के अंदर जो अच्छी बातें थी उन तमाम अच्छी बातों को इसने ग्रहण किया, अपने अनुसार मॉडिफाई किया, और धीरे धीरे उनको सबको डाइजेस्ट कर लिया। तो इस तरीके से जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसकी ये सबसे बड़ी खास बात है कि ये क्या करती है, ये समन्वय करती है, ये सिंथेसिस करती है। नेक्स्ट, विद ईच इन्फ्लुएंस, यानी प्रत्येक प्रभाव के साथ, विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, प्रत्येक नए असर के साथ, इट हैज समवॉट चेंज्ड, ये थोड़ा बहुत बदल गई है। आप जानते हो कि जब कोई दूसरी संस्कृति आती है और इसके अंदर मिलती है तो ये उसकी कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करती है और अपनी कुछ खराब बातों को छोड़ती है। तो इस प्रकार से इसमें होता है नवाचार, इनोवेशन होता है, नवाचार होता है। तो देखें, विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए असर या प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, इट हैज समवॉट चेंज्ड, ये थोड़ा बहुत बदल गई है। कौन बदल गई है, हमारी संस्कृति थोड़ा बहुत बदल गई है। नाउ इट इज वेल, अब ये बिल्कुल अच्छी है, ऑन द वे टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। नाउ इट इज वेल, अब ये अच्छे से गतिमान है। ऑन द वे का मतलब गतिमान होता है, मार्ग पर, ऑन द वे, ठीक है, ऑन द मूव। नाउ इट इज वेल ऑन द वे, अभी अच्छे से जो है प्रगतिशील है। किधर, टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, यानी जो वेस्ट की कल्चर है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसको असिमिलेट करने में, उसको आत्मसात करने के मार्ग के ऊपर ये बढ़ रही है। यानी अब जो है वो दौर आ गया है कि वर्तमान समय में हमारी जो भारत की संस्कृति है ये क्या कर रही है, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको असिमिलेट करने में। असिमिलेट और डाइजेस्ट का मतलब एक ही होता है बच्चों, असिमिलेट और डाइजेस्ट। देखो अब ये क्या कर रही है कि जो वेस्ट की कल्चर है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसको असिमिलेट करने में लगी हुई है, ये उसको डाइजेस्ट करने में लगी हुई है। इट इज वेल, ये अच्छे से ऑन द वे, ये अच्छे से उस मार्ग के ऊपर चल रही है। कौन से मार्ग के ऊपर, टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, यानी जो वेस्ट यानी जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका अनुशीलन करने के अंदर ये लगी हुई है। आगे देखना बच्चों, हिंदू सिविलाइजेशन विल, वी बिलीव, रिटर्न इट्स कंटिन्यूटी, हम इस बात में यकीन रखते हैं कि जो हिंदू सभ्यता है वह अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। देखो, वी बिलीव को तो आप बाहर निकाल लो, ठीक है, वी बिलीव, हम यकीन करते हैं, हम विश्वास करते हैं। और यहां से चलो, हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन का मतलब होता है बच्चों मेंटेन, हिंदू सभ्यता बनाए रखेगी। इट्स माने अपनी, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, निरंतरता। हिंदू संस्कृति अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हिंदू संस्कृति अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। भागवत गीता याद है ना, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके नामों से पहले किसका प्रयोग करना चाहिए बच्चों, ये वर्ड देखना, स्क्रिप्चर। क्या होता है स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, यानी धार्मिक ग्रंथों के नामों से पहले बच्चों आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग ऑलवेज करना चाहिए। जैसे द भगवत गीता होता है, उसी तरीके से द इलियड होमर नाम के कवि ने लिखा, द ओडिसी, उसी तरीके से मैंने आपको कहा द रामायण, द महाभारत, द पुराण, द कुरान, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो
स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, या द बुक्स ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, धार्मिक महत्व की जो पुस्तकें होती है, ऑलवेज यूज द आर्टिकल बिफोर देयर नेम्स, हमेशा उनके नामों से पहले आपको क्या करना चाहिए, हमेशा उनके नामों से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, द भगवत गीता विल नॉट सीज, विल नॉट स्टॉप। भगवत गीता बंद थोड़ी करेगी। भगवत गीता का काम क्या है? भगवत गीता में यही तो मैसेज लिखा हुआ है कि अबैंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूज इन मी, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। आई विल सेट यू फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशंस ऑफ बर्थ आफ्टर बर्थ, मैं तुम्हें सभी जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। दिस इज द मैसेज दैट वाज डिलीवर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा एट द फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो मैसेज, जो संदेश दिया गया था वो यह है, और ये गीता में है। तो आप जानते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक गीता अपना पैगाम देना बंद थोड़ी कर देगी। तो लेखक ये कह रहा है कि गीता अपना जो संदेश है वो देती रहेगी। गीता का ये भी संदेश है कि आपको क्या करना चाहिए। गीता का संदेश ये भी है कि आपको कर्म करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी विलिंग टू परफॉर्म योर ड्यूटी। तुम्हें अपना कर्तव्य जो है सदैव करते रहना चाहिए, और तुमको रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके के अच्छे अच्छे जो मैसेज हैं, इस तरीके के अच्छे अच्छे मैसेज जो हैं, जो हमारे जीवन को बनाते हैं सार्थक, ऐसे मैसेज जो है गीता के अंदर कन्वे किए गए, डिलीवर किए गए। और ऐसे जो मैसेज हैं वो मैसेज देना गीता कभी बंद नहीं करेगी। देखो क्या लिखा है, द भगवत गीता विल नॉट सीज, द भगवत गीता विल नॉट स्टॉप टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। जो सच्चे कर्मयोगी हैं उनको गीता सदैव उपदेश देती रहेगी, उनको गीता सदैव उनका मार्गदर्शन करती रहेगी, उनका मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। गीता कभी भी कर्मयोगियों को प्रेरित करना बंद नहीं करेगी। गीता कभी भी जो कर्मयोगी हैं, जो सच्चे कर्मयोगी हैं, जो कर्म में विश्वास करते हैं, जिनका कर्म की प्रतिष्ठा के प्रति जिनके मन में निष्ठा है, ऐसे लोगों को प्रेरित करना गीता कभी बंद नहीं करेगी। देखो बच्चों, मैन ऑफ एक्शन का मतलब कर्मयोगी होता है। मैन ऑफ एक्शन का मतलब कर्मयोगी होता है। तो कर्मयोग जो है वो उसके बारे में भगवान कृष्ण ने बताया था। एंड द उपनिषदास, और जो उपनिषद हैं, मैन ऑफ थॉट, मैन ऑफ थॉट उनको कहते हैं विचारशील पुरुष। और जो उपनिषद है बच्चों, वो विचारशील पुरुषों को प्रेरित करना कभी बंद नहीं करेंगे। देखो हमारे देश के अंदर दो ऐसी चीजें हैं, आप देख रहे हैं, एक भगवत गीता है, ये कर्मयोगियों को प्रेरित करती है। उपनिषद हैं, ये जो विचारशील पुरुष हैं, जो विचार के अंदर मगन लोग हैं, मैन ऑफ थॉट्स, मैन ऑफ एक्शन। मैन ऑफ एक्शन को गीता इंस्पायर करती है, और मैन ऑफ थॉट को उपनिषद इंस्पायर करते हैं। और ये सिलसिला बंद नहीं होगा, ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। जब तक सभ्यता रहेगी तब तक ये दोनों हमारे महान ग्रंथ क्या करेंगे, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ थॉट को रिस्पेक्टिवली क्रमशः इंस्पायर करते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे। इसके बाद में बच्चों हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक, और बाकी बात आपसे करता हूं मैं 2 मिनट।
देखो बच्चों, ये वाला पैराग्राफ चल रहा था और ये सेंटेंस आपका समाप्त हो गया था। आगे देखना आप, द चार्म एंड ग्रेशियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। द चार्म माने अट्रैक्शन, आकर्षण, आकर्षण। आगे, एंड ग्रेशियसनेस का मतलब होता है ब्यूटी, सौंदर्य, ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन शैली का आकर्षण, भारतीय जीवन शैली का आकर्षण और सौंदर्य विल कंटिन्यू यानी बदस्तूर जारी रहेगा, बरकरार रहेगा। विल कंटिन्यू का मतलब बरकरार रहेगा, भारतीय जीवन शैली का आकर्षण और सौंदर्य बरकरार रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। आगे देखो, हावेवर, चाहे मच अफेक्टेड इट मे बी, चाहे इसके ऊपर क्या, चाहे लाख तूफान आए, चाहे लाख आंधियां आए, चाहे लाख विषम परिस्थितियां हो, लेकिन हमारा जो भारत देश है उस भारत देश की जीवन शैली का आकर्षण, हमारे भारत देश की जीवन शैली का आकर्षण और सौंदर्य बरकरार रहेगा। हाउएवर, देखो उल्टा काम हो रहा है, हाउएवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट। लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट का मतलब होता है कि जो पश्चिमी देश हैं उनके जो लेबर सेविंग डिवाइसेस है, लेबर सेविंग का मतलब होता है बच्चों, जो लेबर यानी श्रम होता है और सेव का मतलब बचाने वाले होते हैं। तो श्रम को बचाने वाले जो डिवाइसेस है, जो औजार हैं, चाहे पश्चिमी सभ्यता की कितने भी श्रम को बचाने वाले, मेहनत को बचाने वाले, परिश्रम को बचाने वाले औजार के द्वारा हमारी संस्कृति चाहे कितनी अफेक्टेड हो जाए, इफेक्टेड नहीं होता, नेवर इफेक्टेड, अफेक्टेड हो जाए, कितनी ही प्रभावित हो जाए, परंतु हमारी जीवन शैली एक अलग जीवन शैली है, हमारे जीने का अंदाज कुछ अलग अंदाज है, क्योंकि हमारी जो मूल संस्कृति है उसका मूल भाव जो है वो बच्चों, एक संस्कृत का एक वाक्य है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर भी ये जो लाइन मैंने बोली इसको उद्धृत किया है। उन्होंने कहा, तेन त्यक्तेन भुंजिता हमारी संस्कृति का मूल आधार है, जिसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस, सर्वप्रथम हमको त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। हम पहले त्याग की बात सीखते हैं, हमारे देश के अंदर बच्चों को जो है पहले त्याग का आदर्श सिखाया जाता है, उसके बाद में भोग करने की बात कही जाती है। भोग का मतलब चीज सुविधाओं का फायदा उठाना, भोग का मतलब जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज है उनसे लाभान्वित होना। तो आप सुविधाओं से लाभान्वित होने की बात तो ये तो सेकेंडरी फेज है। हमारे यहाँ जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो उनको जो प्राइमरी फेज या उनको जो प्राथमिक बात, जो प्राथमिक चरण के तौर पर हम जो सिखाते हैं वो पढ़ाते हैं त्याग। तो हमारे देश में क्या है बच्चों कि त्याग और भोग के बीच में गजब का सिंथेसिस है, त्याग और भोग के बीच में गजब का सिंथेसिस है। और यही वह विशेष बात है जो हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को दुनिया की जो बाकी सभ्यता और संस्कृतियां हैं उनसे हमें अलग करती है, हमको अलग दिखाती है। हमारे देश का जो हमारे देश की जो गुण हैं वो जो है विश्व फलक के ऊपर अलग से दिखाई देते हैं। देखें आगे अब क्या बोल रहा हूं, अच्छी बात सुनो आप। तो पश्चिम की लेबर सेविंग डिवाइसेज चाहे कितने आ जाएं, चाहे पश्चिम के द्वारा कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितना ही जो है मशीनीकरण हो जाए, पर इस मशीनीकरण से जो है हमारी संस्कृति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या होगा, द चार्म एंड ग्रेशियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन शैली का चार्म, आकर्षण, द ग्रेशियस, द ब्यूटी, भारतीय संस्कृति जो है भारतीय जीवन शैली का आकर्षण और जो साथ ही उसका सौंदर्य है वो तो बच्चों बरकरार रहेगा। और सुनो, पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ द महाभारत। देखो समय चाहे कितना ही बदल जाए, बदल भी रहा है, समय चाहे कितना ही बदल जाए, हालात कितने बदल जाएं, परंतु आप जानते हैं कि भारत के जो लोग हैं, दे लव टू हियर द स्टोरीज, दे लव टू हियर द एनेक्डोट्स ऑफ द महाभारत के हीरो। दानवीर कर्ण की कहानी जो है आपको पता है कि उनको कवच और कुंडल मिला था, एंड इट डोनेटेड एवरीथिंग, उसने सब कुछ भगवान सूर्य को दान में दे दिया। पितामह भीष्म के जीवन का त्याग आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, और हम सुनना पसंद करते हैं। वी लाइक टू हियर, वी लाइक टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ भीष्म, हम भीष्म की कहानी के बारे में जानना पसंद करते हैं। वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो द स्टोरी ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ पन्नाधाय, पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान किया, महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया। तो इस तरीके के आइडियल्स, इस तरीके के आदर्श आपको दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए जो देश हिंदुस्तान है ये बाकी सारे देशों से जुदा है, बाकी सारे देशों का गुरु है, था, है और रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसी देशभक्ति की भावना आप में भी होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। देखना आप, इसमें क्या है कि पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत, लोग अभी भी महाभारत के नायकों की कहानियों को सुनना पसंद करेंगे, एंड द रामायण की कथा को सुनना पसंद करेंगे, एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, और दुष्यंत तथा शकुंतला की जो लव स्टोरी है, उनकी जो प्रेम कहानी है,
उसको शताब्दियों बाद, युगों बाद भी जो है लोग सुनना पसंद करेंगे। आज प्रेम कहानियों के पैमाने बदल गए हैं, आज प्रेम कहानियों के कॉन्टेक्स्ट बदल गए हैं। अब मोबाइल चलने लगा है और न जाने कितने डिवाइसेस चलने लगे हैं, परंतु इन सारी प्रेम कहानियों के ऊपर दुष्यंत और शकुंतला की जो शुद्ध प्रेम कहानी है वो सदैव हावी थी, सदैव हावी है और सदैव हावी रहेगी। मतलब पीपल विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन हियरिंग दैट स्टोरी। उस कहानी को सुनने के अंदर लोग हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे। उस कहानी के अंदर कुछ ऐसी सात्विकता है, उस कहानी के अंदर कुछ ऐसी मासूमियत है, उस कहानी के अंदर कुछ ऐसी इनोसेंस, निर्दोषिता है कि उस कहानी का महत्व, उसकी प्रासंगिकता जीवन में कभी समाप्त नहीं हो सकती। आगे देखना बच्चों, एंड पुरुरवा एंड उर्वशी, राजा पुरुरवा और उर्वशी जो है उनके जो प्रेम की कहानी है वो कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती, वो कभी जो है आउटडेटेड नहीं हो सकती। राजा पुरुरवा और उर्वशी की जो प्रेम कहानी है, रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी जो उर्वशी नाम की पुस्तक लिखी जिसके ऊपर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला बच्चों, वो जो पुस्तक है उर्वशी, वो राजा पुरुरवा तथा उर्वशी की प्रेम कहानी है। उसकी जो प्रेम कथा है उसी के ऊपर वो पूरा का पूरा जो है वो काव्य रचा गया है और अपने आप में बड़ा नायाब काव्य है। जब आप बड़े होगे तो आपको ये सब चीजें पढ़ने का मौका मिलेगा। उर्वशी, ठीक है। और कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम के नाम से जो पुस्तक लिखी है, विक्रमोर्वशीयम, उसके अंदर राजा पुरुरवा और जो अप्सरा, जो उर्वशी नाम की अप्सरा, जो राजा, जो देवताओं के राजा इंद्र की अप्सरा है उर्वशी, उन दोनों की प्रेम कहानी को उसके अंदर वर्णित किया गया है। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस व्हिच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ। ये शांत और जेंटल का मतलब क्या होता है बच्चों? मृदु। ये शांत और मृदु, हैप्पीनेस माने खुशी, व्हिच इज एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ, जो सदैव भारतीय जीवन में व्याप्त रही है। क्या? यह शांत तथा मृदु प्रसन्नता, ये शांत तथा मृदु प्रसन्नता, ये शांत तथा मृदु खुशी, विच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ, जो सदैव भारतीय जीवन में व्याप्त रही है। वेयर ऑपरेशन, जहां पर दमन, डिजीज माने बीमारी, एंड पॉवर्टी और गरीबी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड, जो कभी भी जो अच्छाई नहीं रहे। भारतीय जो जीवन शैली है उनकी बात बताई गई है कि हमारे यहाँ पर जो है एक शांत और एक मृदु प्रसन्नता जो है वो सदैव भारतीय जीवन के ऊपर व्याप्त रही है। एक संतुष्टि का भाव भारत का जो व्यक्ति है उसके मन पर सदैव छाया रहता है। और वहां पर क्या होता है? वहां पर ऑपरेशन, डिजीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड, और बच्चों हमारी भारतीय जीवन शैली जो है उसके ऊपर क्या? दमन, गरीबी और जो बीमारियां हैं वो कभी भी उनके ऊपर छाए नहीं रहे। इट विल श्योरली नॉट वैनिश, और निश्चित रूप से समाप्त नहीं होगी। वैनिश का मतलब डिसअपीयर, इट विल नॉट श्योरली वैनिश, और निश्चित रूप से भारत की संस्कृति समाप्त नहीं होगी बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट। देखो बच्चों, इसमें ये बताया है कि हेक्टिक वेज का मतलब आपाधापी वाले, जल्दबाजी वाले, वेज ऑफ वेस्ट का मतलब होता है पाश्चात्य संस्कृति के जो आपाधापी वाले, जल्दबाजी वाले जो वे हैं, जो तौर तरीके हैं, ये पहले समाप्त होंगे। इससे पहले हमारी संस्कृति समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ऐसी छुटपुट संस्कृतियां तो आपको पता है बीच में भी कई आई और कई मिट गई, बीच में भी कई आई और कई मिट गई, परंतु ये दिया, ये चिराग जो हमारी संस्कृति का, ये जो शम्मा है, ये तो आपको पता है कि बेदस्तूर जल रहा है, ये तो कभी बुझा ही नहीं। इसके ऊपर कई बार आंधियों और कई तूफानों का इसको सामना करना पड़ा, परंतु ये तो जिस अंदाज से प्रज्वलित था, ये तो उसी अंदाज से प्रज्वलित है। और ये बीच बीच में छोटी मोटी जो संस्कृतियां जो टेक्नोलॉजी से प्रभावित है, आ रही है और जा रही है, और ये मान के चलो कि इस प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों से पहले हमारी संस्कृति नष्ट नहीं होगी, उन संस्कृतियों से पहले हमारी संस्कृति नष्ट नहीं होगी। आगे वाला पैराग्राफ सुनो बच्चों। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, यानी बहुत कुछ जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंदर यूजलेस था, हैज ऑलरेडी पेरिश्ड, वो तो पहले ही खत्म हो गया है। पेरिश माने होता है समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिश्ड, यानी भारतीय संस्कृति के अंदर जो यूजलेस था, जो अनुपयोगी था, वो तो बहुत पहले ही पेरिश हो चुका है। द एक्स्ट्रावेजेंट यानी आडंबरपूर्ण, फिजूल खर्च वाले, एंड बारबरस और अत्याचारपूर्ण। और ये बच्चों देखो क्या शब्द लिखा है, हेकाटूम। हेकाटूम का मतलब होता है सेक्रीफाइस या बलिदान, बलियां चढ़ाई जाती थी, तो बलियां ऑफ द वैदिक एज, यानी वैदिक काल की आडंबरपूर्ण तथा अत्याचारपूर्ण जो बलियां हैं, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, वो तो बहुत पहले ही विस्मृत कर दी गई है, विस्मृत कर दी गई है, भुला दी गई है, वो तो बहुत पहले ही भुला दी गई है। और आगे देखना बच्चों, दो एनिमल सेक्रीफाइसेस कंटिन्यूज, हालांकि पशु बलियां जारी है। इन सम सेक्ट्स का मतलब कुछ संप्रदायों में हालांकि आज भी पशु बलियां जारी है, हालांकि कुछ संप्रदायों में आज भी पशु बलियां जारी है। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड, बहुत लंबे समय पहले महिलाओं को बंद कर दिया गया, टू बी बर्न्ट ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स। पायर का मतलब चिता होता है,
यानी विधवाओं को अपने अपने पतियों की चिताओं के ऊपर जलाने की जो प्रथा है ये बहुत पहले ही जो है समाप्त की जा चुकी है, बहुत पहले ही भुला दी गई है। गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, और कानून के द्वारा ये विधि निषिद्ध है कि लड़कियों को हम चाइल्डहुड के अंदर या बचपन के अंदर उनकी शादी नहीं कर सकते हैं, यानी बाल विवाह को बैन किया जा चुका है, बाल विवाह को प्रतिबंधित किया जा चुका है। ठीक है बच्चों, एनी हाउ, तो राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने चाइल्डहुड को या जो बाल विवाह है उसके ऊपर रोक लगाने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, सती प्रथा वगैरह को रोकने में उनका बड़ा गजब का कंट्रीब्यूशन रहा। तो ये सब चीजें आप अपने जो सामाजिक वाले गुरुजी है ना उनसे जानने की कोशिश करना कि जो सती प्रथा जो है उसको सबसे पहले हिंदुस्तान में रोकने की कोशिश किसने की, कौन सा कानून बनाया, और बाल विवाह के बारे में भी आप जानना। नेक्स्ट देखना, इन बसेज एंड ट्रेन्स, बसों तथा ट्रेनों में ऑल ओवर इंडिया, यानी संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर बसों तथा ट्रेनों में ब्राह्मण रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कास्ट, यानी ब्राह्मण क्या करते हैं, निम्नतम जातियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हैं। ब्राह्मण सबसे निम्नतम जातियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन, यानी गंभीर प्रदूषण की जागरूकता के बिना, एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाई लॉ, और कानून के द्वारा मंदिर जो है वो सभी के लिए खुले हुए हैं। कास्ट इज वैनिशिंग, जाति प्रथा समाप्त हो रही है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, ये प्रक्रिया तो बच्चों कई लंबी मुद्दत पहले, कई लंबे समय पहले स्टार्ट हुई थी, बट स्पेस इज, लेकिन इसकी जो स्पीड है इज नाउ सो रैपिड दैट, परंतु इसकी गति अब वर्तमान में इतनी द्रुत, इतनी तेज है कि द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट may have disappeared, कि जाति प्रथा के जो सर्वाधिक आपत्तिजनक लक्षण हैं they have disappeared, वो समाप्त हो चुके हैं विद इन ए जनरेशन ऑल्सो, यानी एक ही पीढ़ी के अंदर, लगभग एक ही पीढ़ी की जो अवधि है उसके अंदर जाति प्रथा की जो सर्वाधिक ऑब्जेक्शनेबल, सर्वाधिक आपत्तिजनक लक्षण जो वो समाप्त हो गए हैं। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडैप्टिंग इटसेल्फ, और पुरानी जो परिवार प्रथा है ये अपने आप को ढाल रही है टू प्रेजेंट डे कंडीशंस, यानी जो वर्तमान की परिस्थिति है उनके अनुसार ढाल रही है। इनफैक्ट सच तो यह है, द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, सच तो यह है कि हिंदुस्तान का पूरा चेहरा बदल रहा है, बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, लेकिन जो सांस्कृतिक परंपरा है वो जारी है, एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और हमारी सांस्कृतिक परंपरा जो है वो कभी समाप्त नहीं होगी। तो इस तरीके से बच्चों आपको मैंने कहा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इसी बात के साथ आज की बात यहीं समाप्त।